राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला ही पाठ है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कौन कौन सी थी चुनौतियां? पहली चुनौती है एकता। एकता, लोकतंत्र, और तीसरी विकास। नंबर 1, 2 और ये 3। एकता का मतलब तो ये कि भाई एकता को बनाए रखना। आपने देखा है लास्ट क्लास में कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। और विभिन्नताओं वाला देश किस तरह से है कि भाई भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भूभाग में रहने वाले, निवास करने वाले लोग हैं। तो इसलिए भारत के सामने आने वाला समय ऐसा नहीं हो कि जैसे, क्योंकि भारत का तो विभाजन ही हुआ था किस आधार पर? धर्म के आधार पर। कल को कोई मान लो और कोई दूसरा देश इस तरह की कोशिश करे कि भाई इनका और ज्यादा विभाजन हो। ऐसा एक प्रयास किया भी गया था, मैंने बताया था तुम्हें। कौन से राज्य ने किया था ऐसा प्रयास? पंजाब ने, खालिस्तान के नाम पर। और उससे पहले पाकिस्तान का धर्म के आधार पर विभाजन हो ही गया। तो इसलिए भारत सरकार की ये मंशा थी, या संविधान निर्माता ये चाहते थे कि एकता जो है वो बनी रहे, एकता को बनाए रखने की, एकता को बनाए रखने की। इसके लिए क्या प्रयास किया गया? एकता को बनाए रखने की चुनौती जो है, उस चुनौती से मुकाबला करने के लिए प्रयास ये किया गया कि भारत को समानता के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं हो, समानता का अधिकार उन्हें दिया गया। दूसरी चीज है लोकतंत्र को बनाए रखने की। दूसरा पार्ट भी आएगा ये, और दूसरे पार्ट में ये है उसका एक दल के प्रभुत्व का दौर। कौन सा दल रहा होगा? एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा तो कौन सा दल था? कांग्रेस। और तीसरा है विकास। पाठ का भी नाम है नियोजित विकास की राजनीति। मतलब ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा पाठ है, वो तीनों इसी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र भी कैसा? ये आपका विकास। विकास का मतलब संतुलित, संतुलित विकास हो। यानी लोकतांत्रिक रूप से ऐसा नहीं हो कि किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास हो और कोई क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ जाए। तो विकास जो है वो संतुलित हो। फिर क्या किया गया? एकता को बनाए रखने के लिए शुरुआत में तुम्हें बताया कि हमारे देशी रियासत थी, देशी रियासतों की संख्या 565। 565 देशी रियासत। देशी रियासतों का जो विलय किया गया, एक 3 ऑप्शन होते थे इनके सामने, देशी राजाओं के सामने। या तो वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में चले जाएं, या तीसरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो एक पत्र होता था जिसके ऊपर वो हस्ताक्षर करने होते थे, उसके विलय पत्र क्या कहते थे उसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था? विलय पत्री था। इस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि भाई वो जो राजा है, वो राजा इस बात के लिए सहमत है कि उसकी रियासत का विलय किसमें कर लिया जाए? भारतीय संघ में कर लिया जाए। और ये विलय करने के लिए, या विलय की जो प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसने दिया? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। ये इनकी सूझबूझ का ही परिणाम रहा कि हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद में पाकिस्तान के अलावा कोई और दूसरा विभाजन नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान का तो हो गया विभाजन, किस रूप में? बांग्लादेश के रूप में हुआ ना। तो पाकिस्तान का तो विभाजन हो गया आजाद होने के बाद में, लेकिन भारत जो है आज तक एकता को बनाए रखा इसने, और हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ठीक प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ। जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, एक तो रियासत प्रश्न आ जाता है कई बार कि भाई पहली रियासत ऐसी कौन सी थी जिसने विरोध किया भारत में शामिल होने के लिए? तो त्रावणकोर थी। त्रावणकोर अभी ये कोचीन के नाम से कह सकते हैं इसको। त्रावणकोर के राजा ने कहा कि भाई हम न तो पाकिस्तान में जाएंगे और न हमें भारत में शामिल होंगे, हम तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। त्रावणकोर के अलावा दूसरी जो रियासत है वो थी, चलो जूनागढ़ लिख देता हूं, जूनागढ़। तीसरी मणिपुर, मणिपुर। हैदराबाद, हैदराबाद। और पांचवी रियासत है कश्मीर। कश्मीर। त्रावणकोर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये नहीं कि इनके खिलाफ मतलब एक ही कार्रवाई की गई सबके खिलाफ, कहीं जनमत संग्रह करवाया गया, कहीं राजा को जो है आश्वस्त किया गया इस बात के लिए कि भाई आप भारतीय संघ में यदि शामिल हो जाते हैं। राजाओं के सामने मुख्य समस्या क्या थी? राजाओं के सामने मुख्य समस्या ये थी कि जो एक तरह से अपना राज्य वो चलाते आए थे, उनको तो राजतंत्र चलाने की आदत थी। अब राजतंत्र के मामले में अगर देखा जाए, वो अपनी रियासत का विलय यदि भारत में करते हैं तो सीधा सा ये था कि भाई उनकी आय के ऊपर प्रभाव पड़ता था। पहले तो उनको फसल के रूप में मान लो, या किसी भी टैक्स भी जो मिलते थे तो वो सीधा राजा को मिलते थे। लेकिन अब समस्या ये थी कि वो टैक्स है या फसल के रूप में जो टैक्स दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा? भारत सरकार को दिया जाएगा। यानी उनकी आय का स्रोत जो है वो खत्म हो गया। तो वो ये चाहते थे कि हमें, यदि पहले मान लो बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत ज्यादा अपने नौकर वगैरह काम करते थे, तो अब उनकी संख्या कम की जा सकती थी। लेकिन राजा के लिए ऐसा थोड़ी था कि राजा अब कोई और दूसरा काम करना शुरू कर देगा, तो राजा ही बने रहना चाहते थे। तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वस्त किया कि आपका जो राजकार्य है, राजकार्य चलाने के लिए जो भी आपके आय के साधन चाहे न रहें, लेकिन भारत सरकार के द्वारा आपको एक पेंशन दी जाएगी, और उस पेंशन का नाम क्या था? प्रीवी पर्स। ये प्रीवी पर्स जो है, अब इस बात का निर्धारण कैसे हो कि भाई प्रीवी पर्स त्रावणकोर के राजा को तो कितना दें, जूनागढ़ के राजा को कितना मिलेगा, या मणिपुर और हैदराबाद रियासत को कितना प्रीवी पर्स मिलना चाहिए? इस बात का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? इस बात को निर्धारित करने का यह था कि भाई एक तो उनका भू क्षेत्र, एक तो क्या है? भू क्षेत्र, और दूसरा उस राज्य की जनसंख्या। यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या है, जितना बड़ा भू क्षेत्र है, उसे उसी अनुपात में प्रीवी पर से दिया जाएगा। हालांकि बाद में जब हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो एक वो अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार। उस समानता के अधिकार के तहत क्या किया गया कि उन्होंने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। किसने किया था खत्म? श्रीमती इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म किया तो इस बात का विरोध किया किसने? मोरारजी देसाई। प्रश्न पूछा जा सकता है, मोरारजी देसाई कौन व्यक्ति थे जिन्होंने प्रीवी पर्स समाप्त करने के फैसले का विरोध किया, और क्यों किया? उसका आधार क्या था? उसका आधार यह था कि मोरारजी देसाई का मानना था कि भाई हमने इन देशी रियासतों का विलय जो किया भारतीय संघ में, उसको एक वायदा किया गया था राजाओं के साथ भी, आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा। और अब राजा क्या मानेंगे इस बात को? अपने साथ विश्वासघात। हो सकता है कहीं विरोध भी करना शुरू कर दें कि भाई पहले तो हमें इस बात का आश्वासन दिया गया कि आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा,
लेकिन अब आप इसको समाप्त कर रहे हैं। हालांकि खैर मोरारजी देसाई की नहीं मानी गई और उस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। यहां तक कोई समस्या? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। ये पार्ट दूसरा है आपका, है ना? नेक्स्ट पेज आ जाएगा इससे। हाँ, तो कौन कौन सी रियासत बताई थी तुम्हें? एक तो त्रावणकोर और एक थी मणिपुर। मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और चौथी रियासत थी कश्मीर। त्रावणकोर के राजा को तो आसानी से शामिल कर लिया गया। समस्या आई कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर में क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह में लगभग 90% आबादी ने संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में मतदान किया। संवैधानिक राजतंत्र होने का मतलब है कि वहां लोकतंत्र तो होगा, लेकिन वो राजा को भी मुख्य भूमिका में देखना चाहते हैं। दूसरा जो है, जनमत संग्रह करवाया गया जूनागढ़ में। जूनागढ़ में भी क्यों करवाया? जूनागढ़ में जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में थे। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग भी किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सीधा सा अगर मान लो पूछा जाए कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक कौन थे या द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अब मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में होने के कारण से, कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में? जूनागढ़ के नवाब। तो शुरुआत में आनाकानी करते रहे विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, और फिर जब भारत सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो भाग करके कहां चले गए? पाकिस्तान। उनके जाने के बाद ये जनमत संग्रह करवाया गया। लेकिन जनमत संग्रह को लेकर के जो हमारे वायसराय थे उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने जनमत संग्रह करवाने से पहले जो जूनागढ़ की रियासत का विलय भारत में किया गया उस चीज का विरोध किया कि भाई बात तो ये थी, हमारा आधार क्या था कि केवल राजा कहेगा, इस बात का निर्णय कौन लेगा? राजा के ऊपर दायित्व दिया गया कि राजा चाहे तो पाकिस्तान में चला जाए, राजा यदि आश्वस्त है तो वो भारत में रहे, या राजा अगर चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो आपने इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में नवाब भाग गया पाकिस्तान। तो ये एक तरह से गलत किया आपने। तो भारत सरकार ने इस गलत को सही करने के लिए वहां पर क्या करवाया? जनमत संग्रह करवाया। तीसरा जो है हैदराबाद। हैदराबाद के राजा को कहा जाता था निजाम। निजाम ने क्या किया? निजाम ने भी ये कहा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, न भारत में शामिल होंगे और न ही हमें पाकिस्तान में जाएंगे। और निजाम ने इस बात के लिए एक अर्धसैनिक बल बनाया जिसका नाम था रजाकार। इस रजाकार ने वहां की जो बहुसंख्यक आबादी थी, उस बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू आबादी वहां बहुसंख्यक थी, और उस बहुसंख्यक आबादी पर काफी अत्याचार किए। इन अत्याचारों से तंग आकर के जब वहां के लोगों ने भारत सरकार से याचना की कि भाई कैसे भी करके आप हमें इन अत्याचारों से मुक्ति दिलवाइए, तो भारत सरकार ने वहां भी सैनिक कार्रवाई की और हैदराबाद की रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया। चौथी थी कश्मीर। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह राजा थे, तो हरि सिंह ने भी शुरुआत में वही किया जो हैदराबाद के निजाम ने किया। हरि सिंह भी चाहते थे कि न तो हम भारत में शामिल हों और न ही हमें पाकिस्तान में जाएं। और इस जद्दोजहद के बीच ही पाकिस्तान के सैनिक जो उस क्षेत्र में रहते थे लोग, उनको कहा जाता है कबायली। तो एक कबायली आक्रमण हुआ। उस कबायली लोगों ने क्या किया? कबायली आक्रमण, ये पहुंच गए श्रीनगर तक। जब हरि सिंह को लगा कि भाई अब ये तुरंत ही यहां मेरे महल तक भी पहुंच जाएंगे,
तो हरि सिंह ने संदेश पहुंचाया किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो संदेश पहुंचाया उसके साथ ही क्या पहुंचाया? विलय पत्र कि साहब हम अपनी रियासत का विलय कहां करते हैं? भारत में। और भारत का ये दायित्व था कि भाई जो भी राजा विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दे तो उसकी सीमा की रक्षा करना है। तो भारत सरकार ने फिर कश्मीर में सेना भेजी और इन कबायलियों को आगे खदेड़ा गया और कश्मीर की रियासत जो है भारत में मिला ली गई। एक क्षेत्र थोड़ा सा जो जिसको हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पीओके उसी समय 1948 में ही कबायली आक्रमण के कारण से पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, जो अभी भी वहां पर पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो ये रियासतों का विलय किया गया। रियासतों का विलय करने के बाद में समस्या सामने आती है राज्यों की भाषावाद के आधार पर। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो बना आंध्र प्रदेश। कब बना? आंध्र प्रदेश बना 1952 में। आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया 1952 में। आंध्र प्रदेश कौन से राज्य में था पहले? मद्रास राज्य में। यानी आज का वर्तमान तमिलनाडु और वर्तमान का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भी बाद में बनाया गया, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास जो राज्य है यहाँ तमिल बोलने वाले लोग भी थे और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो भाषा चलती है वो है तेलुगु। तो तेलुगु भाषी लोगों के अधिकारों के लिए, तेलुगु भाषा को एक अलग पहचान देने के लिए एक व्यक्ति थे, गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक, क्या हुआ, नाम तो अब साउथ में नाम तो ऐसे ही मिलेंगे, अब लीलाराम और गंगाराम थोड़ी मिलेगा यहाँ पर है? तो पोट्टी श्री रामुलु जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल कितने दिनों की 56 दिनों की। 56वें दिन जो है इनका स्वर्गवास हो गया। और भारत सरकार पर यह दबाव बना उस समय क्या था कि भाई हिंसक कार्रवाई, अब मान लो कोई इस तरह की बात आ जाए तो फिर भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है। उग्र होकर के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बसों में आग लगा दी गई, ट्रेन की पटरियों को उखाड़ा गया। इस तरह का जो हिंसक आंदोलन हुआ, उस हिंसक आंदोलन से बचने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश का निर्माण किया 1952 में। ये भारत सरकार पहले भी कर सकती थी ये काम, लेकिन इतना लेट क्यों हुए? इतना लेट होने का कारण ये था कि केवल पूरे भारत में ऐसा तो था नहीं कि भाई तेलुगु भाषी लोग ही अपने लिए अलग राज्य चाहते थे। मराठी बोलने वाले अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, गुजराती बोलने वाले गुजरात के लिए मांग कर रहे थे। उसको जैसे ये मद्रास है ना, वैसे ही महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ हिस्सा है कर्नाटक का, उसे कहा जाता था बंबई प्रांत। आज तो मुंबई कहते हैं उसको, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था? प्रांत हुआ करता। तो गुजराती बोलने वाले भी कहने लगे भाई हमारा भी अलग राज्य होना चाहिए, और मराठी बोलने वाले भी। तो उन बातों की जो समस्या थी या समाधान किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में। राज्य पुनर्गठन आयोग, हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना वो बना 1953 में। अब कोई भी आयोग, कमेटी जो बनाई जाती है वो जिस मुद्दे के ऊपर, जिस समस्या को लेकर के बनाई जाती है, तो उसका काम सीधा सा ये होता है कि भाई उस समस्या का समाधान क्या हो। तो इस आयोग ने बताया समस्या का समाधान कि भौगोलिक आधार पर कहां कहां से मांग उठ रही है, एक रिपोर्ट दी उन्होंने। और वो जो रिपोर्ट दी राज्य पुनर्गठन आयोग ने, वो रिपोर्ट देने के बाद में ये 1956 में दी ये रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई 1956 में। और आगे जो भी राज्यों का निर्माण हुआ वो इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। और क्या है इसमें? इतना ही है। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट था?